नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं नीरू धामा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धामा अकेडमी पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर सिनेरियो के बारे में कि किस तरह से हमारी भारत की एग्रीकल्चर सेक्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या रहा और अब तक 2024 तक उसमें क्या बदलाव आए हैं। क्या स्थिति 1947 में आजादी के समय थी और क्या अब हमारी स्थिति हुई है, किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो चेंजेस आई हैं, जो ग्रेजुअल ट्रांजिशन हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उसको हम आज डिस्कस करें। तो जैसा हम जानते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की क्या सिचुएशन थी। यदि मैं आपको 1947 के भारत में लेकर जाऊं तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि उस समय स्थिति इतनी खराब थी, क्योंकि हमारा विभाजन हुआ था देश का, या आप कह लीजिए कि डिवीजन ऑफ इंडिया हुआ था, जिसकी वजह से बहुत अच्छी आपकी जो लैंड थी वो दूसरे देश में ट्रांसफर हो गई थी। प्लस फूड का जो क्राइसिस है वो बहुत बड़े लेवल पे हो गया था, न्यूट्रिशन लेवल बहुत खराब था, क्योंकि ब्रिटिश ने पूरे देश को जो है बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया था। तो आपके जमींदारी सिस्टम हो, आपका टिल्लर सिस्टम हो, आपका चाहे जितने भी रेवेन्यू सिस्टम्स उन्होंने बनाए थे, चाहे महलवाड़ी हो, उनसे हमारी भारतीय जो कृषि क्षेत्र है उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ था। तो अब कैसे उस नुकसान से हम 2024 तक पहुंचे हैं और कैसे हमने अपने भीतर उन चेंजेस को ऑब्जर्व किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर ने उस चेंजेस को कैसे ऑब्जर्व किया है, इसको हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अब टाइमलाइन शुरू करते हैं। टाइमलाइन में हम 1947 से लेके 1960, फिर उसके बाद 1960 टू 80, देन 80 टू 2000, एंड इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 1947 के भारत का क्या हिसाब था और 1960 तक क्या स्थिति हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की बनी रही। तो सबसे पहली चीज क्या थी? फूड शॉर्टेज। ये मैंने आपको बताया, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो जब ब्रिटिश हमारे भारत को छोड़कर गया तो उसने इतनी बुरी हालत करी हुई थी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की कि बहुत ही ज्यादा आपकी वाइड स्पेयर जो स्प्रेड स्केर्सिटी ऑफ द फूड वाज देयर। खाने के लिए लोगों के पास फसलें उगाने के लिए उनके पास जमीन नहीं थी, और बहुत से अलग अलग परेशानियां उस समय भारत में थी। इसके साथ साथ फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग थी। फ्रेगमेंटेड का मतलब है कि आपके पास बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं एक लैंड में, आपके पास बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं और सब अपने छोटे छोटे टुकड़ों पर जो खेती कर रहे हैं, तो उससे आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो रही है। मतलब केवल आप उतना ही कर पा रहे हैं कि आप किसी तरह से केवल अपना गुजर बसर कर लें, लेकिन उसके अलावा जो एक कमर्शियल मार्केट आपकी होती है, लेट सपोज, उसमें आप एंटर कर ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था भी बहुत ज्यादा नुकसान में चल रही थी। इसके साथ साथ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि हमारे पास इनएडिक्वेट इरिगेशन सिस्टम था। मतलब हमारे पास प्रॉपर कैनल सिस्टम नहीं था, हमारे पास आपका स्टोरेज अच्छी नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे, प्रॉपर नेटवर्क्स नहीं थे। एग्रीकल्चर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो बहुत ही बुरी हालत में थी। तो ये 1947 से 60 का एरा था जब एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही यू कैन से बहुत ही बुरे हाल में था। तो किस तरह से फिर उसने अपने अंदर इंप्रूवमेंट लानी शुरू की। हम सबको पता है 1960 में कुछ ऐसा हुआ जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बूम आया, और वो क्या था? वो था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। वी ऑल नो कि हरित क्रांति आई थी, लेकिन हरित क्रांति थी क्या, अब उसको समझते हैं। कि ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली आपकी, अगर मैं इसको तीन ब्रांचेस में बांटूं या तीन मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में बांटूं, तो वो थे आपके, जिसमें आपकी क्रॉप को बेहतर करने के लिए मेजर तीन स्टेप उठाए गए। पहला था HYV सीड्स की इम्प्लीमेंटेशन, जिससे इसके साथ साथ इरिगेशन और का जो इरिगेशन का सिस्टम है उसको बहुत प्रबल करना, बेहतर करना, और साथ साथ प्रोडक्शन को बढ़ाना। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स वो सीड्स थे जो कि आपकी क्रॉप को बहुत ज्यादा, आपकी जो सॉइल थी उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा रहे थे, आपकी क्रॉप्स को बहुत बेहतर कर रहे थे। इसके साथ साथ जो मेजर क्रॉप्स जिसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी, मतलब आप समझिए एकदम 4 गुना जो आपकी क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ, वो किस में हुआ? आपके वीट में और राइस में मेजरली हुआ।
तो HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ। इसके साथ साथ इरिगेशन का जो मैकेनिज्म है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, कैनल सिस्टम आई हमको, एक इंदिरा गांधी कैनल सिस्टम, इफ यू आर अवेयर ऑफ, वो हमारे नॉर्थ इंडिया की साइड में लगी है, जो कि एक आप समझ लीजिए लाइफ लाइन थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, जो कि तब इंट्रोड्यूस की गई। इसके साथ साथ इरिगेशन सिस्टम पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि कैसे उसको बेहतर बनाए, पानी की अवेलेबिलिटी क्रॉप्स के लिए बहुत जरूरी थी, तो उसके ऊपर बेहद काम किया गया। न सिर्फ पानी बल्कि और जितने भी मैकेनिज्म और मैकेनाइजेशन और भी जितने आपके जो कैपिटल्स होती हैं, फिर कैपिटल या फिर आप समझिए जितने भी इक्विपमेंट्स जो हमें एक एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए चाहिए होते हैं, उन सब का भी इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, चाहे वो आपका ट्रैक्टर के फॉर्म में हो या आपका मतलब उस जो हल होता था उसको रिप्लेस करना हो, मशीनरी से रिप्लेस करना हो, वो सब काम भी शुरू हुआ हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन में। और इससे अल्टीमेट क्या होगा, जब आपके पास अच्छी HYV सीड्स होंगे, जब आपके पास अच्छी इरिगेशन सिस्टम होगा, आपकी मशीनें आपकी जमीन पे आना शुरू होंगी, एग्रीकल्चर की जो लैंड है उस पे आना शुरू होंगी, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेट आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और इस प्रोडक्शन इंक्रीज से क्या हुआ, जो हमारा भारत फूड डेफिसिट में चल रहा था वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया, और न सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट हुआ बल्कि आपका सरप्लस में भी पहुंच गया। बल्कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें क्या हो गया, सरप्लस हो गया। सरप्लस का मतलब क्या होता है, अब हम न सिर्फ खुद के लिए खेती करते हैं, बल्कि जो आपके पास एक्स्ट्रा बचेगा उसको आप बाहर जाके मार्केट में भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट मूव टू दी पीरियड फ्रॉम 1980 टू 2000। जैसा हमने लास्ट में देखा कि आपका 1960 से जो 1980 का टाइम पीरियड था उसमें हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत काम किया। इसके साथ साथ लेकिन आपको ये चीज भी समझनी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने बेशक हमारे जो है बेहद अच्छे उसमें परिणाम आए, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सी नुकसान भी उसमें, नुकसान कह लीजिए या बहुत से फॉल बैक्स भी उसमें रह गए। जैसे कि वो सिर्फ हमारे नॉर्दर्न इंडिया में ही ज्यादा इम्प्लीमेंट हुआ, मतलब अगर मैं भारत का एरिया की बात करूं तो वो सिर्फ हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहीं पे ज्यादा प्रेवलेंट हुआ। उसके पीछे कारण था कि वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी, कैनल सिस्टम बहुत अच्छा था, अपार्ट फ्रॉम जो हमारी अलग जो उसकी जो बचा हुआ पार्ट जो भारत का है उसमें उतना अच्छा ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आ पाया था। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम 1980 टू 2000, वहां क्या हुआ, वहां हुई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप शुरू हो गई 1980 से। क्या होती है डाइवर्सिफिकेशन, जब आप एक ही जमीन पर वेराइटी ऑफ, ध्यान से सुनिए, कि जब आप एक ही लैंड पर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दें, वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स को कल्टीवेट करना शुरू कर दें, तो उसको हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप कहते हैं, जिसमें आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कैश क्रॉप्स और भी बहुत सारी अलग अलग आपकी क्रॉप्स जो मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग होती हैं उनको हम प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन माइट बी देयर इन योर माइंड दैट व्हाट दिस कैश क्रॉप इज। सो बेसिकली ऐसी क्रॉप्स जो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, फिर ऐसी क्रॉप जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो, ऐसी क्रॉप्स जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो उनको हम कहते हैं कैश क्रॉप्स। इसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ कुछ फॉल बैक्स थे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो उसका एक और फॉल बैक था, वो था आपके केमिकल का यूज। जब हम केमिकल का बहुत ज्यादा यूज करने लग गए थे तो उससे हमारी लैंड की जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गई थी या बहुत ज्यादा कम हो गई थी। तो उसको बेहतर करने के लिए हम 1980s के बाद हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी सिस्टम शुरू हुआ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि आप बीइंग लेट सपोज आप एक फार्मर हैं जो अपनी लैंड पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर एग्री एग्री एंटरप्रेन्योर है जो कि आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप या अपना बिजनेस करता है। तो जब आप लोग अपने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं, या फिर ऐसी फार्मिंग जिसमें आप हमें बताएंगे कि हमें कितना क्या आपको चाहिए, उस हिसाब से हम अपना प्रोडक्शन करें, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इससे फायदा क्या होगा, किसान के लिए फायदा ये होगा कि उसके पास इनकम का सोर्स हो जाएगा, और आपके बिजनेसमैन के लिए फायदा होगा कि उसकी मार्केट में उसके लिए सेल्स बढ़ जाएंगी और उसकी डिमांड जो मार्केट में उसको वो फुलफिल कर पाएगा।
अब बढ़ते हैं आगे। 2000 के बाद क्या हुआ, ये 2000 तक का पीरियड हमें समझ में आया जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो गई और साथ साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया। नाउ 2000 से 2010 का पीरियड था जिसको हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का पीरियड बोलते हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई थी, साथ साथ प्रिसीजन फार्मिंग भी शुरू हो गई थी। क्या है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में पर्टिकुलरली हुई 2000 से 2010 के बीच में, तो इवन वो तो अभी तक भी हम यूटिलाइज करते हैं, जिसमें पहला आता है आपका सैटेलाइट इमेजरी। इसका मतलब कि सैटेलाइट से आपका जो डेटा है वो कलेक्ट करना शुरू करे कि कितने ज्यादा एग्रीकल्चर हमारे पास लैंड है, क्या सॉइल की कंडीशन है, कितनी उसमें आपकी मतलब जो आपकी क्रॉप है उनकी कल्टीवेशन कैसी हो रही है, आपकी सॉइल की हेल्थ कैसी है। ये सब हम सैटेलाइट सिस्टम से शुरू कर दिया। इसके साथ साथ ये तो हम सबको पता ही है ड्रोन सिस्टम, जो अभी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। ड्रोन सिस्टम क्या करता है कि इंस्टीड ऑफ मैनुअल जो स्प्रेइंग होती है, मैनुअल स्प्रेइंग ना करके ये आपका मशीन्स के थ्रू आपकी स्प्रेइंग कर देता है। स्प्रेइंग कुड बी कि आपका जो है कीटनाशक जो होते हैं उनका छिड़काव करना हो, या आपके सीड का कल्टीवेशन हो, इसके साथ साथ सर्वे करना हो, एफिशिएंसी को चेक करना हो आपकी सॉइल की, वो सब ड्रोन सिस्टम से पॉसिबल है। इसके साथ साथ सेंसर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे यदि आप अपने लैंड में लेट सपोज एक मशीन अगर आप उसको लैंड में लगाएंगे तो जो उसकी सॉइल की क्या उसका मॉइस्चर है, क्या न्यूट्रिएंट लेवल है, क्या उसकी क्या उसकी पोजीशन है अभी राइट नाउ, वेदर दे देयर इज अ चांस टू कल्टीवेट अ क्रॉप और नॉट ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड, कि क्या हम उस जमीन पे कोई फसल उगा सकते हैं या नहीं। इन सब की जानकारी भी हमें सेंसर टेक्नोलॉजी से मिल जाती है। और इसके साथ बिग डेटा एनालिटिक्स, इसका मतलब कि हर जमीन का जितना भी लैंड या लैंड का टुकड़ा है या जितने भी हमारे पास किस तरह की सॉइल उस पर्टिकुलर एरिया में है, इन सब का डेटा भी अब इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो टेक्नोलॉजी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंट्रोड्यूस हो गई। मूविंग फॉरवर्ड टू 2010 फॉरवर्ड एरा, कि 2010 से 2020 का क्या हिसाब रहा, तो हम सबको पता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गई। इसके लिए इसमें आपका एसडीजीज विच इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का बहुत बड़ा रोल है। तो और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात करनी शुरू की। तो सबसे पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आता है आपका वाटर कंजर्वेशन। हमें पता है खेती में हमने बहुत बार देखा है कि एक बार ट्यूबवेल चला दी और वो सारी रात पानी उसका बहता चला गया, और सुबह देख रहे हैं कि हमारी फसल खराब हो गई है या हमारी खेती खराब हो गई है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए हमारे पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो आया है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या करता है, एक लंबी सी आपने देखा होगा, एक लंबी सी वो पाइप होती है, उस पाइप में आपके छोटे 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 होल होते हैं जो कि बड़ी कॉन्टिन्यूसली ड्रिप ड्रिप करके आपका खेती में जो है पानी डालते रहते हैं। वो आपका जितना सफिशिएंट अमाउंट का चाहिए उतने सफिशिएंट अमाउंट में वो जो है पानी आपको देते रहती हैं, और इससे आपका वाटर वेस्टेज बच जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, कि किस तरह से हम अपनी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं, कैसे आपका जो क्रॉप का एक लेवल ऑफ जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन रख सकते हैं, कैसे उसके न्यूट्रिएंट लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सब हम सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में हमने इस चीजों की भी प्रैक्टिस करनी शुरू करी, और इसके साथ साथ स्मार्ट क्रॉप्स भी उगानी शुरू करी। स्मार्ट क्रॉप्स का मतलब होता है जहां आपकी जो क्रॉप है, लेट सपोज ये आपकी क्रॉप हमने बनाई, तो क्रॉप आपकी हीट टॉलरेंट भी होगी, मतलब कि जो सन से जो इतनी आपकी यूवीज आती हैं उनसे भी वो अपने आप को बचा सकेगी। न सिर्फ ये, बल्कि बारिश जो होती है या जो आपकी क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, जो हम चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें भी वो आपकी हेल्प करती है। तो क्रॉप आपकी मल्टी प्रोटेक्टेड हो जाती है, इसलिए इसका नाम स्मार्ट क्रॉप्स। और ये कैसे होगा, जब हम सॉइल की जो लैंड की जो सॉइल है उसमें हम अच्छे से काम करेंगे, उसमें अच्छे से हम न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, उसको मैनेज करके रखेंगे, तब ये पॉसिबल है। तो ये हुआ 2020 तक का है। इसके आगे बढ़ते हैं 2020 के बाद अब हमारा 2024 आ रहा है। उससे पहले 1947 जब हमारा भारत आजाद हुआ और 2024 तक क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही, क्या इनिशिएटिव्स रहे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, क्या सेक्टर्स में आपके इम्प्रूवमेंट हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इम्प्रूवमेंट हुई, उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या स्कीम्स चलाई। पहली थी एमएसपी। वी ऑल नो एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कि इस प्राइस से
नीचे कोई भी फार्मर अपना सामान नहीं बेचेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज एक 12 रुपए किलो गेहूं का रेट दिया हुआ है, तो 12 रुपए से कम अगर एमएसपी है गेहूं की, तो 12 रुपए से कम आपकी फसल नहीं बिकेगी मार्केट में। और यदि उससे कम कोई प्राइस मांग रहा है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सीधा जाके गवर्नमेंट को अपना सामान बेच सकते हैं। नॉट ओनली दिस, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चली कि हमें पता है हमारे बारिश की कितनी ज्यादा, मतलब हमारी जो क्रॉप्स है वो कितनी ज्यादा वल्नरेबल है, किस पे, हमारे बारिश जैसी चीजों पे, हमारे क्लाइमेट चेंज पे, कि एक बार बाढ़ आती है या एक बार बारिश आती है और हमारी सारी फसलें खराब हो जाती हैं। तो उनको बचाने के लिए या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, फार्मर की सेफ्टी के लिए, कि वो अपने, बिकॉज ये तो एक ऐसा रिस्क का बिजनेस है कि यदि अगर आपकी बारिश आ गई तो आपकी सारी क्रॉप स्पॉइल हो गई, और इसके बाद जो आपने लोन लिया था, जो आपने सीड के लिए पैसे लिए थे, जो आपने पूरा मैनेजमेंट के लिए पैसे लिए थे, वो सारे पैसे आपके डूब जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए आपकी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, कि अगर आपका ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको क्रॉप का भी इंश्योरेंस पॉसिबल है, और वहां आपको कंपनीज जो है या जो गवर्नमेंट बॉडी है वो आपको उसकी जगह भुगतान देगी। इसके साथ एग्रीकल्चर क्रेडिट, इसका मतलब आपको एग्रीकल्चर लोन मिलने शुरू हुए, जो कि क्रॉप सीजन के बेसिस पे मिलते हैं। वो आपके नॉर्मल लोन जैसे नहीं होते। एग्रीकल्चर लोन में क्या होता है कि आपको एक सीजन के लिए लोन मिलता है। लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो वो 2 सीजन के लिए मिलेगा। एक सीजन में आपका, आपको पता होगा, एक खरीफ सीजन होता है, एक रवि सीजन और एक आपका जैद। तो सीजन वाइज भी आपको एग्रीकल्चर लोन मिलने लगे। और इसके साथ साथ एक्सटेंशन सर्विसेज, जिसमें आपको आपकी सॉइल को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं उसकी टेक्निकल एडवाइस देना, फार्मर्स को ट्रेनिंग देना, और नई टेक्नोलॉजी को कैसे यूज हम कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट करना शुरू किया। तो ये थी सारी पॉलिसीज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अब आगे क्या, what would be the future of agriculture sector, and how we can take the future outlook and can see, identify all the opportunities in the Indian agriculture sector in the coming future. तो सबसे पहला है प्रेसिजन फार्मिंग। वी नो दैट व्हाट दिस प्रेसिजन फार्मिंग इज, कि टेक्नोलॉजीज का इस तरह से यूज करना कि हमारी जो फार्मिंग है, जो हमारी क्रॉप्स है, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ जाए। इसके साथ साथ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, कि अब आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोसेसिंग और पैकेजिंग एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, उनको भी मार्केट में जगह मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ एग्रीटेक स्टार्टअप शुरू हुए हैं, इनके बारे में हम सबको अवेयरनेस है। आप देखेंगे हमारे नीति आयोग ने भी लगभग 51, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 51 ऐसे एग्री स्टार्टअप्स के बारे में उन्होंने डेटा दिया हुआ है, कि किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में अब नए नए स्टार्टअप खुल के किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को एक बूम देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल फार्मिंग, जो कि आपको किसी भी तरह के पेस्टिसाइड, किसी भी तरह के केमिकल को खाने से बचाता है। आशा करती हूँ आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड 1947 से और अब तक जो आपका 2024 है, कि आर्थिक जो हमारी व्यवस्था है, उसमें एग्रीकल्चर की किस तरह से ट्रांजिशन हुई, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई, वो आपको समझ में आया हो गया। आशा करते हैं आपको मेरे कंसेप्ट समझ में आए हैं। कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो। वट एवर द डाउट्स यू हैव, वट एवर द क्वेरीज यू हैव, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।